जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो आपको पॉलिटिकल साइंस है उसका जो आपको 5वां लेसन है वह है आपको कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापन। आज हम लोग इसी के एमसीक्यू के बारे में क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको एसवीपीडी का बुक जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम जो बुक पढ़ाते हैं वो आपको एसवीपीडी का पढ़ाते हैं और ये जो एसवीपीडी बुक होते हैं वो आपको एनसीईआरटी जो बेस्ड होते हैं उस पर क्या है कि आपको आधारित है, यानी कहने का मतलब हुआ कि एनसीईआरटी पर यह आधारित पुस्तकें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए कि सबसे पहले यह बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना, जान लीजिए राजनीति विज्ञान के, वो कहीं ना कहीं जो है इसी से क्या है कि आपको आएंगे। तो साथियों, क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस सभी क्लास को देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है वो आपको कौन बना। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है इंदिरा गांधी, उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा, के कामराज लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ से सबसे पहले बताएगा कि नेहरू का निधन हुआ कब था। तो देखिए, तो प्रधानमंत्री नेहरू की जो निधन होती है वो आपको 27 मई 1964 को, यानी पंडित नेहरू जो होते हैं इस दुनिया को कब मतलब छोड़ देते हैं, तो 27 मई 1964 को। तो उनके बाद जो है इनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है किन्हें चुना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद है के कामराज लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों, यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या है, तो 1964 से 1966 है। इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी बात कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु जो हुई थी साथियों वो आपको विदेश में हुई थी, तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए, इंदिरा गांधी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनती है और 1977 तक जो है लगातार प्रधानमंत्री रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि इंदिरा गांधी 1980 में जो है प्रधानमंत्री बनती है और फिर आपको 1984 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इंदिरा गांधी का पद पर रहते हुए क्या होता है कि आपको हत्या कर दी जाती है इनके अंगरक्षकों के द्वारा। उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा, ये भारत के प्रथम क्या थे कि आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या कहेंगे गुलजारी लाल नंदा, जो आपको नेहरू जी के क्या है कि निधन के बाद जो है वो आपको बने थे, ठीक है ना, मात्र 13 दिनों के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री पद पे किन्हें आपको नियुक्त कर लिया जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जय जवान जय किसान का नारा दिए थे 1965 के भारत पाक युद्ध के समय। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको के कामराज जो थे वो आपको पार्टी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना, और इन्होंने ही सबसे अहम भूमिका निभाए थे, क्या जानते हैं, तो आपको नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने में। और ये तमिलनाडु के क्या थे कि आपको मुख्यमंत्री भी आपको रहे थे 1954 से लेके 1963 तक। तो साथियों, ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है चुनने में क्या है, चुनने में या चयन करने में किसने अहम भूमिका निभाई थी या निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो देखिए, ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति राधा कृष्णन, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, पार्टी अध्यक्ष के कामराज, उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्टी अध्यक्ष के कामराज, क्योंकि नेहरू जी जब मरे थे उस समय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वो आपको के कामराज थे, ठीक है ना। तो इन्होंने ही क्या है कि नेहरू जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने में अहम भूमिका निभाए थे। और ये जो है नेहरू जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी किन्हें चुनते हैं, तो वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को। फिर देखिए, ऑप्शन ए में आपको राष्ट्रपति राधा कृष्णन। तो देखिए, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक क्या होते हैं कि भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन इससे पूर्व में ये आपको 1952 से 1962 तक क्या रहते हैं जानते हैं, तो आपको यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, बाद में ये राष्ट्रपति बनते हैं। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो आपको 13 दिन के लिए, किसके मृत्यु के बाद जानते हैं, तो पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद। उसके बाद है उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति पर पद पर कब तक रहते हैं, तो याद रखिएगा 1962 से 1967 तक ये आपको उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। और भारत के प्रथम मुस्लिम क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनने का भी जो गौरव है वो किन के पास है जानते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास। तो साथियों, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको देख लेना है। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब हम चलते हैं आगे 3 नंबर प्रश्न में क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए,
कह रहा है कि कांग्रेस में जिस समय फूट पड़ी थी, ठीक है ना, उस समय पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले कांग्रेस में फूट पड़ती जो है वो आपको कब पड़ती, तो 1969 में, आजादी के बाद, ठीक है ना। तो 1969 में आजादी के बाद जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी, उस समय पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो आपको एस निजलिंगप्पा थे। और एक चीज याद रखिएगा कि एस निजलिंगप्पा को हम लोग आधुनिक कर्नाटक का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक कर्नाटक का निर्माता। था कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि आधुनिक कर्नाटक का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? एस निजलिंगप्पा को। कर्नाटक जो था पहले मैसूर के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1973 में ये जो कर्नाटक है, ठीक है ना, मैसूर, इसका नाम बदलकर आपको कर्नाटक कर दिया गया। फिर देखिए, चंद्रशेखर का नाम दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि चंद्रशेखर जो है, इन्हें कांग्रेस में युवा तुर्क के नाम से क्या होता था कि आपको जाना जाता था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस में किस नेता को युवा तुर्क कहा जाता था, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको चंद्रशेखर को। जगजीवन राम, ठीक है ना, ये आपको केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री रहे थे, भारत के पहले श्रम मंत्री थे। तो साथियों, ये सभी चीज आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज आएंगे, आपको क्या जानते हैं? देखिए, तो यहाँ पर जो आपको एक चीज आएंगे, क्या आएंगे, सबसे पहले इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे देखिए, कांग्रेस में आजादी से पहले कब फूट पड़ी थी, तो देखिए, तो कांग्रेस में आजादी से पहले 1907 में आपको फूट पड़ी थी। इसके अलावा 1918 में पड़ी थी। 1907 में जो पड़ी थी ना, वो आपको सूरत अधिवेशन में, कहाँ पड़ी थी? सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद 1918 में जो पड़ा था वो आपको बम्बई अधिवेशन में, कहाँ पड़ा था? बम्बई अधिवेशन में। और बम्बई का जो यह अधिवेशन हुआ था साथियों, यह आपको स्पेशल हुआ था, यानी कि विशेष अधिवेशन हुआ था। तो इन सभी चीजों का आपको याद रखना है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी थी, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो याद रखिएगा, रास बिहारी बोस। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अब है कि बम्बई अधिवेशन जो कि 1918 में हुआ था, विशेष अधिवेशन, इसमें भी कांग्रेस में फूट पड़ी थी। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपको हसन इमाम किए थे। कौन किए थे? हसन इमाम। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं तीन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो है आपको सी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही आंसर हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए, अब हम चलते हैं 4 नंबर में, क्या करा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा और रोचक प्रश्न है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। देखिए क्या करा है कि सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था। ऑप्शन ए देखिए कह रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, ठीक है ना। उसका अर्थ करा है कि आपको युवा तुर्क, उसके बाद है कांग्रेस के सभी नेतागण, और फिर आपको कांग्रेस के सभी नेतागण, ठीक है ना। और डी में जो है कांग्रेस के इंदिरा विरोधी जो वरिष्ठ नेतागण है उसी को। तो देखिए, तो कांग्रेस सिंडिकेट का मतलब ही यह था कि आपको कांग्रेस के जो इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेता थे उसी को कांग्रेस सिंडिकेट कहा गया था। और इंदिरा गांधी जो होती है वो आपको कांग्रेस सिंडिकेट को बाद में क्या कर देती है कि आपको भंग कर देती है, ठीक है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी इसके खिलाफ होती है और ये जो नेता सब होते हैं वो आपको इंदिरा गांधी के खिलाफ होते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 में क्या कह रहा है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी। ऑप्शन ए कह रहा है आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चौधरी चरण सिंह, उसका बाद है कामराज नादर, जेपी नारायण। तो देखिए, तो 1959 में जो स्वतंत्र पार्टी बनाए थे ना वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। तो इसमें आपको मीनू मस्तानी भी थे, पीलू मोदी भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी देख रहे हैं, इन्हें भारत रत्न जो है 1954 में क्या किया गया था कि आपको दिया गया था। दूसरी बात आप ये भी याद रख सकते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम क्या थे कि आपको भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर आपको चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कामराज नादर, ये आपको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे कब, तो आपको 1963 में, और 1967 तक जो है ये आपको क्या थे कि पार्टी के अध्यक्ष थे। जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण, तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ क्या हुए थे कि आपको संपूर्ण क्रांति का क्या कहते हैं कि आपको आह्वान किए थे 1974 में पटना के गांधी मैदान से। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं 1934 में, कितना में, 1934 में। तो ये सब चीज आपको याद होने चाहिए। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कहेंगे आपको 1934 में, ठीक है ना। कौन स्थापना किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। और इन्हें जो विशेष पहचान मिली थी वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों, वो आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में। देखो भाई क्या कह रहा है, सुनिए।
कह रहा है कि युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य जो था वो आपको कौन था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है राम सुभग सिंह, ये विपक्ष के क्या थे कि आपको पहले नेता थे। उसके बाद है आपको चंद्रशेखर, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको चंद्रशेखर हो जाएगा। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको राम सुभग सिंह, तो ये क्या थे कि आपको विपक्ष के पहले नेता थे। जगजीवन राम केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के पास है, पहले श्रम मंत्री थे। और इन्हीं की बेटी जो है मीरा कुमार, वो आपको लोकसभा के क्या होती है कि पहले महिला अध्यक्ष बनती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये आपको भारत के क्या बने थे कि आपको राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो याद रखिएगा 1992 से 1997 तक जो है इनका कार्यकाल है, किस के रूप में जानते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, विपक्ष के पहले नेता तो वो आपको राम सुभाग सिंह है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 7 में। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी। तो देखिए 1969 में जो आपको नई कांग्रेस बनी थी, उस नई कांग्रेस का बंबई में जो अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है वो आपको जगजीवन राम किए थे। और जगजीवन राम का संबंध कहेंगे तो वो आपको बिहार से था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि 1969 में नई कांग्रेस का, तो क्या कहेंगे, जगजीवन राम। आज सीधे पूछेंगे कि जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी उस समय, तो आप कहेंगे एस निजिलिगंपा। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 8 में क्या कराएं कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो देखिए कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए तो ये जो आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसमें गरीबी हटाओ कार्यक्रम को क्या था कि आपको विशेष स्थान दिया गया था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसकी जो अवधि है वो आपको क्या है ये पूछा जाएगा। तो देखिए ये आपको 1974 से 1979, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात 1978 में, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि जो है 1980 से जो है 1985, और इस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं जो है आपको कहा जाता है। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी जो अवधि है वो आपको 1961 से 1900 कितना है, तो आपको 66 है। और यह भारत की सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि जो है 1951 से 1956 है। इसका मतलब ये हो गया कि पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी कब, 1951 में, और इसका जो अंत होता है कब होता है, 1956 में। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है ना साथियों, वो आपको 1 अप्रैल 1951 को, और हमारे भारत में ये जो आप देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना, यह कहाँ से प्रेरित है, तो मेरे भाई भारतीय मतलब भारत में जो है पंचवर्षीय योजना ये आपको सोवियत संघ के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है, मतलब कि सोवियत संघ से कहिए कि आपको यह प्रेरित है। और हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजना है या आर्थिक नियोजन, ये आपको समवर्ती सूची का विषय है। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे, तो आप याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो आपको इंदिरा गांधी के द्वारा जो था साथियों, वो आपको दिया गया था 1971 के मध्यावधि चुनाव में। तो जैसा भी प्रश्न आए आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 9 में। क्या करें सुनिए, कह रहा कि 1971 के चुनावों में कांग्रेस ने लोकसभा में कुल कितने स्थान जो थे आपको प्राप्त किए थे। तो देखिए 1971 का जो मध्यावधि चुनाव था, उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की खोई प्रतिष्ठा को वापस दिलाया और आपको 352 सीट जो थी वो आपको प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कि पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस की स्थिति जो थी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो ये जो 1971 का चुनाव है ना, वो समझिए कि कांग्रेस के लिए वो बूस्टर का जो डोज कहते हैं वो साबित हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी कई सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाई और केंद्र में तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई ही। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 10 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था। तो साथियों ये जो गरीबी हटाओ का नारा जो है ना, वो आपको किस चुनाव में जानते हैं, तो कहेंगे 1971 के मध्यावधि चुनाव में अपना जो है आपको क्या कहते हैं कि चमत्कारी प्रभाव दिखाया था। क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा 1971 के मध्यावधि चुनाव में कौन दिए थे जानते हैं, तो ये आपको इंदिरा गांधी दिए थे। और इंदिरा गांधी के जो विरोधी नेता थे उन्होंने नारा दिया था कि इंदिरा को हटाओ। किसको हटाओ, इंदिरा को हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी का जो गरीबी हटाओ नारा जो है वो आपको इंदिरा हटाओ वाला नारा पर क्या हुआ कि आपको भारी पड़ा, और इंदिरा गांधी जो है लोकसभा में 352 सीट जीतकर फिर से यह साबित कर दिया कि कांग्रेस जो है फिर से जो है आपको उसी राह पे चल रही है, ठीक है ना।
जो आपको 1952 से क्या था कि 1967 तक था, ठीक है ना। तो सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो ये जो देख रहे हैं 10, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। 11 में देखिए क्या कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, अभी बताएं कि गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन दिया था, इंदिरा गांधी। तो मेरे भाई यहाँ से इंदिरा गांधी का जो आपको प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल है वो आपको याद रखना है। तो देखिए, तो 1966 से 1967 क्या है, सॉरी 1966 से क्या कहेंगे, 1977 क्या है, 77, ठीक है ना। ये इंदिरा गांधी का क्या था कि आपको कार्यकाल था प्रधानमंत्री के पद पर 1966 से 1977, फिर आपको 1980 से 1984, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आगे लाल बहादुर शास्त्री का 1964 से 1900 क्या जानते हैं, तो आपको 66 क्या है, 66। फिर आपको जवाहरलाल नेहरू, इनका प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है वो आपको क्या है, तो 1947 से 1964 है। और लगातार 3 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले अब तक के क्या है कि आपको पहले प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्हें आधुनिक भारत का हम लोग क्या कहते हैं कि आपको निर्माता कहते हैं, भारतीय विदेश नीति का जनक कहते हैं, ठीक है ना। भारत की विदेश नीति है क्या, तो वो आपको गुटनिरपेक्ष है। तो जैसा भी प्रश्न है आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें पूछेंगे कि जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री। आराम हराम का नारा कौन दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 11 का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं किसमें, तो आपको 12 नंबर प्रश्न में। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। जहां भी दिक्कत हो आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1967, 1968, 1969, 1977। तो देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन होता है ना साथियों, वह आपको 1969 में होता है। क्या टाइम होता है, 1969 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जिस समय कांग्रेस में विभाजन होता है, ठीक है ना, 1969 में, उस समय जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो वह आपको एस निजलिंगप्पा होते हैं। कौन होते हैं, एस निजलिंगप्पा जो है वो आपको उस समय पार्टी के क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष होते हैं। और एस निजलिंगप्पा वही है जिन्हें हम लोग आधुनिक कर्नाटक का क्या कहते हैं कि आपको निर्माता कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक कर्नाटक का निर्माता जो है किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको एस निजलिंगप्पा को। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है एक चीज और आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर टर्म आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो साथियों ये जो कांग्रेस देख रहे हैं इसका जो गठन होता है कब होता है, तो आपको 1885 में, ठीक है ना। इसके जो स्थापना करता होते हैं वो कौन होते हैं, इसके संस्थापक जो होते हैं कौन होते हैं, तो कहेंगे एओ ह्यूम जो है, क्या है, एओ ह्यूम। ये इसके क्या होते हैं जानते हैं कि आपको संस्थापक होते हैं। तो ये सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके पहले अध्यक्ष कहेंगे तो वो आपको WC बनर्जी। तो 12 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 13 में कह रहा है कि आपको अगला प्रश्न क्या, देखिए कि विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था। तो देखिए, तो विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर क्या था कि आपको बीपीसी यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को जो है अपना त्याग पत्र देना पड़ा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह का सबसे बड़ा जो योगदान है, ठीक है ना, ओबीसी के लिए, वो क्या किए थे कि 13 अगस्त 1990 को क्या है, 1990 को क्या कहते हैं कि आपको मंडल आयोग, क्या है, मंडल आयोग, इसके सिफारिशों को क्या कहते हैं कि आपको लागू किए थे। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मंडल आयोग के सिफारिशों को कौन लागू किया था तो क्या कहिएगा, तो आपको बीपीसी ने लागू किया था। चलिए उसके बाद है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जो है इन्हें क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था कांग्रेस में। और बीपीसी के बाद ये आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं। तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसे बता दीजिएगा। और सबसे पहले, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के पद से जो इस्तीफा दिए थे वो कौन दिए थे जानते हैं, तो आपको मोरारजी देसाई। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और मोरारजी देसाई जो है वो आपको मतलब कब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो देखिए 1977 में, ठीक है ना। और 1979 में जो है इनका सरकार जो होती है गिर जाती है, तब जाकर प्रधानमंत्री कौन बनते हैं जानते हैं, तो चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह को हम लोग किसानों के नेता के रूप में क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप इसे देख लेंगे। तो 13 का राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जहां भी दिक्कत हो साथियों आपको बताना है, ठीक है ना, बताइएगा ना। चलिए नहीं बताइएगा तो देखिए आपकी वो गलती होगी, ठीक है ना, आपको बताना है, बार बार पूछ रहे हैं। चलिए आगे चलते 14 में। देखिए क्या कह रहा है, 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय
भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 1989 में करा है कि लोकसभा के निर्वाचन के समय, तो लोकसभा के निर्वाचन के समय जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे जानते हैं? राजीव गांधी। क्योंकि राजीव गांधी का प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है 1984 से 1900 कितना है जानते हैं? तो आपको 89 है। राजीव गांधी देश के सबसे युवा क्या कहेंगे आपको प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बात कि दल बदल कानून इन्हीं के समय में पारित हुआ था। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या हुआ था कि चौधरी चरण सिंह जो है वो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। बीपीसी इन्होंने मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या किए थे कि आपको लागू किए थे। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको सच में समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस होना चाहिए या इतना एनालिसिस आपके लिए मतलब बेस्ट है। जैसा भी हो आप अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 15 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, वाई चौहान, चौधरी चरण सिंह। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको मोरारजी देसाई, ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के सरकार में 1967 से 1969 तक जो थे वो आपको क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। बाकी जगजीवन राम जो देख रहे हैं, ठीक ना, और चौधरी चरण सिंह ये भी आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। देखिए क्या है, ये भी प्रधानमंत्री बने मतलब उप प्रधानमंत्री। देखिए जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह ये भी आपको प्रधानमंत्री बने थे। किसके प्रधानमंत्री रहते हुए जानते हैं? तो आपको मोरारजी क्या कहेंगे, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते हुए ये आपको बने थे। उसके बाद है आपको वाई चौहान। तो वाई चौहान जो है ना वो आपको क्या था कि चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। तो सबका जो कुछ न कुछ लॉजिक है जिसे आपको याद रखना है। तो चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की सरकार में वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे और जबकि जगजीवन राम जो थे वो आपको कनिष्ठ प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। ये सबको आपको याद रखना है। और चौधरी चरण सिंह जो है आपको प्रधानमंत्री बनने से पूर्व के दिनों में क्या था कि उत्तर प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री भी बने थे। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आपको देख लेना है। तो 15 का राइट आंसर जो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 16 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपको एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये आपको 1917 में जो है वो आपको कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। किस अधिवेशन में? तो याद रखिएगा आपको कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है इंदिरा गांधी। ये कांग्रेस की अध्यक्ष पहली बार कब बनती है? 1959 में। आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। और दिल्ली के जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसी में यह बनी थी। सोनिया गांधी सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाली क्या है कि आपको महिला। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी में पूछेंगे कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो वो हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू। चलिए अब हम चलते हैं 17 में। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है 352, उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 356, उसके बाद है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो देखिए तो भारत में जो आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना साथियों वो आपको अनुच्छेद 352 के तहत जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। और भारत में जो आपातकालीन शक्तियां है वो आपको राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति इस आपातकालीन शक्ति का प्रयोग साथियों क्या करेंगे कि अपने मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे, मनमर्जी तरीके से नहीं करेंगे। फिर देखिए अनुच्छेद 356। तो देखिए तो अनुच्छेद 356 में क्या है तो आपको राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन। तो देखिए तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाए जाते हैं? तो जब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब। उसके बाद है अनुच्छेद 360, इसके तहत जो होता है वो आपको वित्तीय आपात की जो होती है वो आपको घोषणा की जाती है। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर आपको अनुच्छेद 368, इसमें जो है आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 368 में। यहाँ से एक चीज आएगा कि बताइए कि भारत में ये जो वित्तीय आपात का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो देखिए वित्तीय आपात जो है वो आपको अमेरिका से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से, ठीक है ना। उसके बाद है आपको संविधान संशोधन, यह कहाँ से प्रेरित है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका से जो है वो आपको प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक चीज और आएगा कि बताइए कि भारत में जो है आपात उपबंध कहाँ से प्रेरित है? तो देखिए तो आपात उपबंध की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपको जर्मनी के वेमर संविधान से प्रेरित है। तो याद रखिएगा आपात उपबंध कहेंगे
ठीक है ना। तो जर्मनी के वेमर संविधान, वित्तीय आपात तो वो आपको कहाँ से, तो आपको अमेरिका से। संविधान संशोधन कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लोगे। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 में क्या करा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा कौन दिए थे, तो साथियों गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे ना, वो आपको राम मनोहर लोहिया जी दिए थे। तो आप क्या कीजिएगा कि अपने बुक से जितने भी नारा संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना, जो स्लोगन है, उस सारे स्लोगन को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 18 का राइट आंसर ये आपको ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 19 में। देखिए इस प्रश्न के बारे में अभी बताए थे, कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो साथियों 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने क्या किया था जानते हैं, कि आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। और गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 के आम चुनाव में, मध्यावधि जो चुनाव हुआ था उसमें आपको क्या किया था, चमत्कारी प्रभाव दिखाया। और इंदिरा गांधी जो है भारी बहुमत से क्या होती है कि आपको केंद्र में अपनी सरकार बनाती है, कई सारे राज्यों में भी अपनी सरकार बनाती है। बाद में 1972 के चुनाव में, ठीक है ना, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 1972 में, हम उसकी बात कर रहे हैं। 1971 में लोकसभा में बनाती है, मतलब करने का मतलब क्या हुआ, केंद्र में बनाती है। और 1972 में कई सारे आपको राज्यों में बनाती है, ठीक है ना। मतलब इंदिरा गांधी कांग्रेस की खोई प्रतिष्ठा को वापस कर देती है। 19 का राइट आंसर समझ गए होंगे। चलिए 20 में कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि आपको चिपको आंदोलन से संबंधित है, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, रामविलास पासवान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको जगजीवन राम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी, इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। रामविलास पासवान जी, ये आपको लोजपा के क्या थे, कि आपको संयोजक थे, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के, ठीक है ना। और केंद्र में सरकार किसी की भी बने, ठीक है ना, कम से कम इनको एक मंत्री पद जो है जरूर मिलता था। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी इनके संदर्भ में कहा करते थे, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं, लालू यादव जी इनके संदर्भ में कहा करते थे, ठीक है ना, कि रामविलास पासवान जी जो है वो आपको मौसम के जो है आपको मतलब राजनीति के जो है वो आपको मौसम वैज्ञानिक है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक किसे कहा गया है, तो रामविलास पासवान को कौन कहे थे, तो आपको श्री लालू यादव जी, ठीक है ना। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 21 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो साथियों बताए थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों के द्वारा ही क्या होता है कि आपको कर दिया जाता है। तो आपको कब जानते हैं, 1984 में। वो डेट होता है 31 अक्टूबर 1984 को। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। 1985 में आपको दल बदल कानून बनता है, इसे याद रखना है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होता है वो आपको पारित होता है। 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन जो होता है वो आपको नई दिल्ली में आयोजित होता है। तो देखिए जो भी वर्ष है सबको याद रखिएगा। जैसे देखिए 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1985 दल बदल कानून, उसके बाद है 1983 गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 1984 में 31 अक्टूबर के दिन क्या होता है कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको बी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए 22 में क्या करा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, पहला पूछा जा रहा है, तो आपको मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई 1977 में जनता पार्टी की ओर से क्या होते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये आपको प्रथम पूर्णतः क्या कहेंगे, प्रथम पूर्णतः जो है वो आपको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो सारी चीजों को याद रखना है। दूसरे परमाणु परीक्षण जो है उसमें सबसे अहम भूमिका जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, ठीक है ना। तो दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को होता है। मतलब भारत को एक मजबूत परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का अगर श्रेय जाता है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जाएगा, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के साथ। तो ये जो देख रहे हैं 22, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है 23 में, कह रहा है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे ना, वो आपको राधा कृष्णन जी थे। कौन थे, राधा कृष्णन जी, ठीक है ना, मतलब एस राधा कृष्णन। और तीसरे राष्ट्रपति कहेंगे तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। तृतीय और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति द्वितीय कहेंगे तो आपको राधा कृष्णन, क्या है, राधा कृष्णन। तो देखिए तो भारत के और भी राष्ट्रपति है जिनका क्रम क्या होगा। तो देखिए तो सबसे पहले याद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या हो जाएंगे, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
तीसरे स्थान पर डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि जाकिर हुसैन। चौथे स्थान पर बीबी गिरी। पांचवें स्थान पे जो हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। छठे स्थान पे जो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। सातवें स्थान पे जो हो जाएंगे वो आपको कौन, तो सातवें स्थान पे जो हो जाएंगे वो आपको ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद जो है आठवें स्थान पे जो हो जाएंगे वो आपको कौन, तो याद रखिएगा कि आठवें नंबर पे जो हो जाएंगे आपको आर वेंकट रमन हो जाएंगे। नौवें स्थान पे जो हो जाएंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। 10वें नंबर पर के आर नारायण। 11वें पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें पर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें पर आएंगे तो वो आपको हो जाएंगे कौन जानते हैं, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। उसके बाद हो जाएंगे आपको अगले चलते हैं 14वें में, तो वो आपको रामनाथ कोविंद जी। और 15वें भी जो आएंगे तो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रकार से भारत के 15वें राष्ट्रपति जो है उसके क्रम को आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए, और ये जो भारत में राष्ट्रपति है क्या है, राष्ट्रपति है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। चलिए अब चलते हैं 24 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था। अभी बताए थे कि केंद्र में जो जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ था वो आपको 1977 में। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। 1975 में हमारे देश में आपातकाल की क्या होती है कि आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर, सॉरी आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर क्या होता है कि आपको घोषणा होती है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। तो जो कुछ पूछा जाए आपको याद रखना है। और 1978 में कहेंगे तो ये आपको 44वां संविधान संशोधन क्या होता है, 44वां। चलिए 1972 में कहेंगे 42वां संविधान संशोधन। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में है आप इसे देख लीजिएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर जो क्या है जानते हैं कि आपको जो हो जाएंगे क्या कहते हैं सी, तो आपको बिल्कुल राइट हो जाएंगे क्योंकि केंद्र में कह रहा है जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, ठीक है ना। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए मेरे भाई आपको उसको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 25 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वह कौन होता है। तो साथियों राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो देखिए कह रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो आपको उपराष्ट्रपति होता है। और ऐसा चीज जो कहा गया है, कहाँ कहा गया है, तो अनुच्छेद 64 में। देखिए याद रखिएगा कि आर्टिकल 64 में कहा गया क्या कि ये जो आपको उपराष्ट्रपति है क्या है, उपराष्ट्रपति वो क्या होंगे जानते हैं, तो आपको राज्यसभा के सभापति होंगे। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा बात कि आपको अनुच्छेद 63 जो है, इस अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, तो देखिए तो अनुच्छेद 63 में जो है आपको कहा गया क्या जानते हैं कि भारत में एक आपको उपराष्ट्रपति का पद होगा। यानी कि उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो चर्चा की गई कहाँ की गई है, तो आपको अनुच्छेद 63 में। तो इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 65 तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 65 में जो है कहा गया है कि आपको उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी क्या करेंगे कि आपको कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं लेते हैं, वे आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेते हैं। तो 25 का राइट आंसर वो आपको बी हो जाएंगे। चलिए 26 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। देखिए कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सामान्य जनता। तो देखिए तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं ना वो आपको राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है ना। और अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं ना वो आपको राष्ट्रपति ही करते हैं। अब है लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो कहेंगे आपको जीवी मावलंकर, ठीक है ना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस जय हीरालाल कानिया। इसको आपको याद रखना है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको ओम बिरला। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। वर्तमान में राष्ट्रपति जो है कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है ना। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 27 में देखिए 27 नंबर प्रश्न जो है बड़ा प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना। आप इसे समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो आपको कौन होता है। तो मेरे भाई राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं ना वो आपको राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल। और इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वे आपको राष्ट्रपति करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि राज्यपाल जो है अपने जीवन के लिए किस पर निर्भर है जानते हैं, तो राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर है। मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे क्या हो सकता है कि आपको उसके पद से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए, अब यहाँ से एक बात आती है अगला कि बताइए कि राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो वो आपको मुख्यमंत्री। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 28 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो मेरे भाई भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो आपको निर्वाचक मंडल द्वारा जो होते हैं वो आपको चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो
आपको क्या है ए, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। तो यहाँ से एक बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है। तो देखिए, तो ये जो आर्टिकल 54 है, इसमें राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा? तो देखिए, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि ये जो आपको लोकसभा है, क्या है? लोकसभा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको राज्यसभा है, क्या है? राज्यसभा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हो जाएंगे, क्या जानते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। इसके बाद साथियों राज्यों के विधानसभा, क्या कहेंगे? राज्यों के विधानसभा। और इसमें जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश के भी विधानसभा को क्या किया गया है कि आपको जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो आपको लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के क्या कहिएगा जानते हैं? तो आपको निर्वाचित सदस्य, क्या कहेंगे? निर्वाचित सदस्य, मतलब कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न है आप इसे देख लीजिएगा। चलिए 29 में चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो साथियों हमारे यहाँ जो है आपको संसदीय शासन प्रणाली है। कैसा है? संसदीय शासन प्रणाली, मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं जानते हैं? कि आपको विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस विधायिका में भी कौन था? आपको लोकसभा के प्रति, मतलब अपने भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सूत्र कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 75 में। इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ कि एक मंत्री का किया गया कार्य सभी मंत्री का कार्य होगा। अगर एक मंत्री पर क्या होता है कि आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो सभी मंत्रियों को अपना त्यागपत्र देना होगा। तो यही है आपको सामूहिक उत्तरदायित्व का सूत्र, ठीक है ना। लेकिन एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कहेंगे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आप कहिएगा राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं। तो 29 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां जो है निहित है किसमें? तो साथियों भारत की जो समस्त कार्यकारी शक्तियां है ना वो आपको राष्ट्रपति में निहित है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको अनुच्छेद जो है 53 में कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होगी राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने क्या है कि आपको अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। अधीनस्थ मतलब क्या हो गया कि वो अपने मंत्रिपरिषद के मतलब क्या कहते हैं कि आपको सलाह पे करेंगे, या उनके मंत्रिपरिषद उनके शक्तियों का क्या करेंगे कि आपको प्रयोग करेंगे। वही 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बताइए कि भारत में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें है? राष्ट्रपति, मतलब संवैधानिक अध्यक्ष कौन हो गए? तो आपको राष्ट्रपति। लेकिन इसी में पूछेंगे कि आपको कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रमुख हो गए हैं कौन हो गए? तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो वास्तविक प्रमुख हो जाएंगे आपको प्रधानमंत्री। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आपको उसको बढ़िया से देख लेना है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को क्या किया है? क्लियर किया। अब जो है हमारे लिए क्या जानते हैं कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जो है आपसे हम पूछेंगे और आपको इसका आंसर देना है। देखिए क्या कर रहा है कि नेहरू के बाद शास्त्री के चयन को किसने लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी कहकर क्या किया कि आपको सहारा। तो अगर आप बुक पढ़े होइएगा अच्छे से तो आपको सारे चीज जो होंगे आपको याद होंगे। देखिए तो यह कथन जो कहते हैं आपको माइकल ब्रेकर ने, कौन कहा था? माइकल ब्रेकर। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको माइकल ब्रेकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माइकल ब्रेकर, ठीक है ना। इसी माइकल ब्रेकर ने कहा था कि शास्त्री का जो चयन है वो आपको लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए दूसरा कह रहा कि किसे केंद्र के बाईं ओर झुकी पार्टी का नाम दिया गया है। तो देखिए तो केंद्र की ओर झुकी पार्टी का जो नाम दिया गया है ना वो आपको आईएनसी को, आईएनसी मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस सबको आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 3 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा कि कांग्रेस के वामपंथी नेताओं के गुट को क्या नाम दिया गया था? साथियों कांग्रेस के जो वामपंथी नेता है उसके गुट को जो नाम दिया गया था वो आपको सिंडिकेट। क्या नाम दिया गया था? सिंडिकेट। तो देखिए तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या नाम दिया गया? सिंडिकेट। तो कांग्रेस सिंडिकेट था क्या? तो आपको कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेताओं का जो गुट था उसी को कहा गया था कांग्रेस सिंडिकेट। तो 3 का सही आंसर सिंडिकेट हो जाएगा। चलिए 4 में क्या कह रहा है कि किस सरकार ने पूर्व राजाओं के प्रीवी कोष व अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यह था आपको इंदिरा गांधी की सरकार। और 1971 में इसे क्या होता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है कि संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको 26वां जो आपको संविधान संशोधन होता है, इसी 26वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है जानते हैं? कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि 26वां संविधान संशोधन द्वारा जो
राजाओं के मिलने वाले जो पृथ्वी कोष व्यवस्था थी इसको जो समाप्त किया जाता है, ठीक है ना, किस सरकार द्वारा? तो आप कहेंगे हम इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से याद रखोगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन विजयी हुए थे? तो देखिए, तो 1969 के जो राष्ट्रपति चुनाव था वो आपको दो लोगों के बीच में हुआ था। एक तरफ थे आपको नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना, क्या है? रेड्डी। और एक तरफ जो थे वो आपको बीबी गिरी। क्या है? बीबी गिरी। तो देखिए, तो बीबी गिरी जो है ना, इंदिरा गांधी समर्थित क्या थे, क्या आपको कैंडिडेट थे। और इधर जो है कांग्रेस के सिंडिकेट द्वारा समर्थित जो थे वो आपको नीलम संजीव रेड्डी थे। तो इसमें जो जीत होती है ना मेरे भाई, वो किन की होती है जानते हैं? तो आपको बीबी गिरी का। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है, सॉरी क्या कहते हैं, ये बीबी गिरी, वो आपको राइट है। और नीलम संजीव रेड्डी की हार होती है 1969 में। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी बाद के दिनों में फिर क्या होता है कि आपको एक तरफा जो होते हैं आपको जीते। करने का मतलब हुआ कि इनके खिलाफ कोई लड़ते ही नहीं है, अर्थात ये निर्विरोध जो होते हैं आपको चुने जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि लोकसभा में पहले विपक्ष का नेता जो था वो आपको कौन बना था? तो भाई मेरे, लोकसभा में जो पहले विपक्ष के नेता बने थे वो आपको राम सुभाष। कौन बने थे? राम सुभाष। और 1977 में विपक्षी दल के नेता को जो है आपको पहली बार मान्यता जो था वो आपको प्रदान किया गया था। तो ये जो देख रहे हैं, अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष। चलिए साथ में क्या कह रहा है कि आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर संकटकाल की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, तो आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर जो संकटकाल की घोषणा होती है ना साथियों, यह आपको 26 जून 1975 को, ठीक है ना, कहीं कहीं आपको 25 जून 1975 भी मिलेंगे। और इस समय जो आपातकाल की घोषणा किए थे वो आपको राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस मुद्दे को विशेष बल दिया गया था? तो देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपको गरीबी हटाओ, क्या है? गरीबी हटाओ जो है इसको क्या किया गया था कि आपको विशेष बल दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा जो है कौन दिए थे? तो कहेंगे इंदिरा गांधी की सरकार ने दिए थे। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के पुराने नेतृत्व ने किसे अपना प्रत्याशी बनाया था? तो अभी बताया थे कि पुराने नेतृत्व जो है वो आपको नीलम संजीवा रेड्डी को, किसको बनाया था? नीलम संजीवा रेड्डी को जो है क्या किया था कि आपको कैंडिडेट बनाया था। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। और नीलम संजीव रेड्डी की 1969 में क्या होती है? हार होती है। और बीबी गिरी की क्या होती है कि आपको जीत होती है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोरारजी देसाई के मुकाबले में इंदिरा गांधी का चयन हुआ। क्या हुआ? चयन हुआ। देखिए, सही कैंडिडेट कहिएगा ना, वो आपको लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद जो था प्रधानमंत्री पद का, वो आपको कौन थे जानते हैं? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है ना। लेकिन मोरारजी देसाई का क्या होता है कि आपको चयन जो होता है वो आपको नहीं होता। क्या है? नहीं होता है, ठीक है ना। चयन किसका होता है? इंदिरा गांधी का। तो इसमें जो सबसे निर्णायक भूमिका निभाए थे वो आपको कौन निभाए थे जानते हैं? तो आपको के कामराज ने निभाया था। कौन निभाया था? के कामराज ने। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं आपको 10 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा के कामराज हो जाएगा। तो साथियों, आज हम लोग क्या किए कि आपको अपने पॉलिटिकल साइंस का 12th का जो आपको 5वां लेसन है, ठीक है ना, उसके सारे MCQ, इसके अलावा आपको एक शब्द में उत्तर दीजिए, इन सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस कर लिए। कल से हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे के जो लेसन है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।